2023 का नतीजा आने में अब 36 घंटे से कम का समय बचा है। 2023 का नतीजा यानी 5 राज्यों में से 4, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मिजोरम का नतीजा उसके अगले दिन यानी 4 तारीख को आना है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल आया और दस्तक देता सवाल है, क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनाव का रुझान समझा देखा जा सकता है? इसीलिए हमने एक कोशिश की है। 5 राज्यों में 3 राज्य मध्य और पश्चिम भारत के हैं, जहां हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। एक राज्य दक्षिण का है और एक राज्य पूर्वोत्तर का, यानी देश के बड़े हिस्से का एक सैंपल इन 5 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल से मिल सकता है, जो कहता है कि 5 राज्यों में जहां 83 लोकसभा सीटें आती हैं, उनमें बीजेपी का वोट प्रमुखता से बढ़ रहा है। कर्नाटक, हिमाचल जीतने के बाद 3 और राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाकर सरकार भी बना सकती है, यानी कांग्रेस टक्कर में बनी हुई है। जाति गणना, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट देना प्राथमिकता अभी भी बना हुआ है। महिला वोटर पर और ज्यादा पकड़ बीजेपी की मजबूत हो रही है। पसंद की पार्टी के तौर पर प्राथमिकता तय करके वोट देना कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के वोटर की ज्यादा है। वोटर चुनावी वादों को इस्तेमाल करके, भरोसा करके वोट देने में विश्वास करने लगा है। तेलंगाना में बीजेपी की सीट बढ़ी है, यानी दक्षिण में कर्नाटक गंवाने के बाद तेलंगाना में बीजेपी का वोट कुछ हद तक बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े हैं, कुछ आंकड़ों का अर्थ निकाला गया है। आपको धैर्य से देखना होगा ताकि आप 2023 के एग्जिट पोल में 2024 का ट्रेलर समझ सकें। सियासत की दस्तक का ये पाठ 2018 से शुरू करना जरूरी है। 5 राज्यों के जब चुनावी नतीजे आए, कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने शपथ ली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता सरकार 2020 तक चल पाई। अक्षुण्ण रखूंगा। 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। 2018 में तेलंगाना में बीआरएस जीती। चंद्रशेखर राव अने नेनु। तो मिजोरम में कांग्रेस की हार के साथ पूर्वोत्तर से देश की सबसे पुरानी पार्टी की विदाई हो गई थी। लेकिन रुकिए, जरा सब्र करिए। 2018 के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी ने 5 महीने के भीतर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट जीत ली। राजस्थान की सभी 25 सीट एनडीए जीता। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा में 9 सीट बीजेपी जीत गई। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पाती है, लेकिन 5 महीने के भीतर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीट तेलंगाना की बीजेपी जीत जाती है। 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा के सेमीफाइनल में 3 राज्य में सरकार गंवाने के बावजूद बीजेपी 2019 में उन्हीं 5 राज्यों की 83 में से 65 लोकसभा सीट जीतती है, यानी 78% सीट पर सीधा कब्जा। सवाल है कि अब की बार एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश जीतती दिख रही भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है? सवाल है कि एग्जिट पोल में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव में 2024 में राजस्थान कांग्रेस मुक्त रह पाएगा? सवाल है कि अब की बार एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ के भीतर भले ही कांग्रेस आगे हो, लेकिन पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के भीतर क्या होगा? तेलंगाना में 1 सीट विधानसभा की जीतकर 5 महीने के अंदर 4 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी क्या 2024 में
अपना प्रदर्शन बेहतर करने वाली है। 2023 के अंतिम महीने में 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 का रुझान क्या है, आज यही आपको आज तक बताएगा। 2024 का चुनाव जब होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? अगर पिछले 2 से 2.5 महीने की राजनीति पर नजर डालें तो ओबीसी यानी पिछड़ों का वोट और जाति गणना की देश में मांग, यही वो मुद्दा है जिसके सहारे कांग्रेस और पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है। लेकिन क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में ऐसा लगता है कि पिछड़ों के वोट पर बीजेपी घिर सकती है? तेजी से आपको ओबीसी वोट को लेकर 5 राज्यों के एग्जिट पोल की बड़ी बातें हम बता देते हैं। पहली बड़ी बात, ओबीसी वोट में बीजेपी का वोट शेयर घटता नहीं बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी फिलहाल जाति गणना और ओबीसी को आबादी मुताबिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर कांग्रेस जनता के सामने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने में सफल नहीं रही है। ओबीसी वोट बीजेपी का अभी के बड़े चुनावी राज्यों में न घटने का सीधा सा मतलब है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री पिछड़ों को विधायक और सांसद का ज्यादा टिकट देने का संदेश बीजेपी मतदाता तक पहुंचाने में कामयाब है। चौथी अहम बात, पिछड़े वर्ग के पुरुष जितना वोट बीजेपी को 3 बड़े चुनावी राज्यों में एग्जिट पोल में देते नजर आए, उनसे ज्यादा पिछड़े वर्ग की महिलाएं बीजेपी को वोट दे सकती हैं। – 2023 के 5 राज्यों के एग्जिट पोल से 2024 के रुझान में पहला संकेत मिलता है कि फिलहाल आबादी मुताबिक हिस्सेदारी और जाति गणना के सियासी जाल में विपक्ष बीजेपी को नहीं फंसा पाया। कांग्रेस मोदी से नफरत करती है और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछड़े वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी पिछड़े वर्ग को जाति गणना करके आबादी मुताबिक हिस्सेदारी की मांग करते हैं। कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन जो राहुल अपने ओबीसी मुख्यमंत्रियों का आंकड़ा तक जनता को याद कराने के लिए चुनावी रैली में घूमते रहे, उसे जनता शायद याद करती नहीं दिखती। राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी के किसी भी वर्ग में बीजेपी को कांग्रेस पीछे नहीं कर पाई। ओबीसी के ज्यादातर वर्ग में बीजेपी का वोट शेयर घटा नहीं बल्कि और बढ़ा है। ओबीसी के अलग अलग वर्ग में कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त बीजेपी के पास है। जिस माली ओबीसी वर्ग से खुद मुख्यमंत्री गहलोत आते हैं, उनके वर्ग ने भी बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा वोट दिया है। तो क्या जो राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ पिछले 2-2.5 महीने में जाति गणना और ओबीसी की राजनीति को प्रमुखता से उठाने में जुटे हैं, वो 2024 में भी फल नहीं देगी, या फिर उस राजनीति का भी फलना और फूलना बाकी है, या फिर नरेंद्र मोदी को अभी पिछड़े वोट में हराना कठिन है। हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है।
गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है। 5 में से 3 बड़े राज्यों जहां पर लोकसभा की 65 सीटें आती हैं, वहां नरेंद्र मोदी गरीब को सबसे बड़ी जाति वाला संदेश देने में क्या कामयाबी हासिल कर रहे हैं? सवाल की वजह है। वजह ये, छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी के हर वर्ग ने बीजेपी को ही ज्यादा वोट दिया। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी का वोट कांग्रेस से ज्यादा ही नहीं बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा भी है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी ने कांग्रेस पर 7% से लेकर 31% तक की बढ़त बना रखी है। मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं और यहाँ भी बीजेपी ने कांग्रेस को पिछड़ा वोट लेने में आगे नहीं होने दिया। तो क्या 2023 का एग्जिट पोल 2024 का ये रुझान दे रहा है कि अभी बीजेपी को पिछड़े वोट पर पीछे करना मुश्किल है? विधानसभा चुनाव में लोकल उम्मीदवार, क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन इन्हीं विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम को लेकर भी खूब वोटिंग हुई है। 2 राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े हमने पता किए। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में 4% वोटर सीधे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण ही वोट बीजेपी को दिया। 2% वोटर कहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला इसीलिए वोट दिया। 2% वोटर कहते हैं कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया इसीलिए वोट दिया। पीएम किसान सम्मान निधि मिलने के कारण वोट देने की बात 1% ने कही, यानी 9% वोटर नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर मध्य प्रदेश में वोट देना मानते हैं। राजस्थान में यहां 8% लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। 3% लोग केंद्र सरकार के काम पर वोट देने की बात कहते हैं। 2% लोग केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलने को वोट देने की वजह बताते हैं, यानी 13% लोग जो वोट देने आए उनके लिए मोदी का नाम और काम अहमियत रखता है। तब क्या नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ही अपने लिए 4 वोटर ऐसे तय कर दिए जो 2024 में फैसला करेंगे? एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है,
मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। देश में जब 5 राज्यों के एग्जिट पोल गुरुवार को आने वाले थे, दिन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों पर अपना लक्ष्य तय कर दिया। इन 4 जातियों में प्रधानमंत्री ने गरीब, महिला, युवा और किसान के तौर पर बताया। सवाल है कि इन 4 जातियों में ही मतदाता को बांट कर देखें तो चुनावी राज्यों का एग्जिट पोल क्या कहता है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका फोकस गरीबों पर है। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल कहता है कि मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 45% वोट बीजेपी पा सकती है। महीने के सिर्फ 10,000 रुपए कमा पाने वाले वर्ग का भी सबसे अधिक 48% वोट बीजेपी मध्य प्रदेश में पा सकती है। राजस्थान में मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 49% और 10,000 तक की महीने की कमाई तक वालों का 44% वोट लेकर बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 42% वोट लेकर कांग्रेस से आगे है। यानी गरीबों का वोट लेने में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी आगे दिखती है। प्रधानमंत्री का दूसरा बड़ा फोकस महिला वोटर पर है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर सियासत तेज भी है। तब महिला वोटर का रुझान 2024 में किसकी तरफ होगा, इसे अगर अभी के चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल में देखें तो मध्य प्रदेश में हर 10 में 5 महिला का वोट बीजेपी पा रही है। राजस्थान में महिला वोट कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का महिला वोट बढ़ा है, कांग्रेस का घटा है। तेलंगाना में कांग्रेस को महिला वोट ज्यादा मिलता दिखता है, लेकिन बीजेपी का भी 7% तक बढ़ा है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार किसानों के हैं। ऐसे में किसान वोटर अहम है। इनके लिए भी तमाम योजनाओं की लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में रहती है। तब चुनावी एग्जिट पोल कहता है मध्य प्रदेश में 44% किसान बीजेपी को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को 43%। राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट किसान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किसानों का वोट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी का वोट किसानों में 8% तक बढ़ रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस किसान वोट लेने में सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर केसीआर की पार्टी है और तीसरे नंबर पर बीजेपी। अब एग्जिट पोल के बाद उस हलचल की दस्तक देखिए जो राजस्थान में शुरू हो चुकी। एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में जोड़ तोड़ की सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी। खबर आई है कि एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखने के बाद जीतने की ताकत रखने वाले निर्दलीय बागी उम्मीदवारों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों संपर्क करने लगे हैं। ऐसा क्यों है ये समझिए। राजस्थान में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस 86 से 106 सीट तक जा सकती है, तो बीजेपी 80 से 100 सीट तक जा सकती है। यानी भले कांग्रेस आगे दिख रही है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। राजस्थान में बहुमत 100 सीटों पर अभी माना जाएगा, क्योंकि 200 में से 199 सीट पर ही चुनाव हुआ है, एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया। 100 सीट के बहुमत में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस बहुमत से बहुत ज्यादा सीट नहीं पाती दिख रही और बीजेपी एकदम बहुमत के करीब पहुंच सकती। ऐसी परिस्थिति में बागी, निर्दलीय, छोटे दल के विधायक सरकार को मजबूत करने में काम आ सकते हैं। एग्जिट पोल कहता है कि बीएसपी राजस्थान में 1 से 2 सीट और निर्दलीय समेत बाकी छोटे छोटे दल 8 से 16 सीट तक जीत सकते हैं। अब एग्जिट पोल राजस्थान का कहता है कि राजस्थान में निर्दलीय ही 7 सीट जीत सकते हैं। यानी अगर राजस्थान में नतीजे एकदम कांटे की टक्कर वाले आए तो निर्दलीय और जीते हुए बागियों को अपने साथ मिलाना जरूरी होगा। अभी नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन हमने कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों से पूछा कि जीते तो किसे समर्थन देंगे। सुनिए ये किस तरीके से अपना पत्ता खोलते हैं। निर्णय मेरी जनता करेगी। ये जीत चंद्रभान सिंह आज्ञा की जीत नहीं है। मैं खुद चुनाव लड़ूं तो मेरे 2 वोट ही नहीं पड़े। यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है, इसलिए अच्छे तादाद में हम चुनाव जीतेंगे और जनता के निर्णय के अनुसार मैं काम करूंगा। तो बजाएंगे मेरे पार्टी में जाने से पहले मेरे कार्यकर्ताओं को पूछूंगा पार्टी में जाना या नहीं जाना। इसलिए कार्यकर्ताओं को बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करूंगा। उस टीम ने मेरा काम किया है, टीम ने खड़ा रह के चुनाव लड़ा है, इसलिए टीम को बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सेल्फ, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मेरे जहां भी मैं सभी परिणाम आने के बाद हम लोग सब बैठ के चर्चा करेंगे और चर्चा के अनुसार मैं उसके अनुसार जाऊंगा। आकलन वाकलन मैं नहीं समझती। जनता का स्नेह हमारे साथ है, हम जीतेंगे। किसका समर्थन करोगे?
समर्थन जो कार्यकर्ता बोलेंगे उन्हीं के साथ हम रहेंगे, हमने तय नहीं किया। हमारी शिवरी जनता माथे और हमारे कार्यकर्ता माथे मेरा पूरा भरोसा है। जब मैं पहले आपने कही मैं रामचरितमानस ना हाथ मिले सोगन खाई है, मैं वचनबद्ध हूँ कि शिवरी जनता रे वास्ते 5 साल रात और दिन मेहनत कर। जो सरकार शिवरे वास्ते शिवरे लोगों रे वास्ते जो हमारा कीड़ा वादा रे वास्ते खरो उतरी उमर बेड़ा में मजबूती में रहा और मजबूती बिना शिवरी बात ना आगे तक रहा। शिव के आम वोटर शिव की आम जनता मेरे साथ है। सभी बूथ का मैंने पता कर लिया और अच्छी डेट से आज जीत रहे। क्या आपके पास में भी कोई फोन वोन आया, बातचीत हुई? फोन वोन का मामला तो पता नहीं मेरे को, लेकिन हम ये तय करेंगे हमारे जो साथी हैं हमारे जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत करके जो शिव की जनता के हित में होगा वो फैसला लेंगे।